आइए, बहुत ही खूबसूरत नौजवान नई नस्ल का वो नुमाइंदा कवि, जिसकी कविता में रस है, शीरी है, चुभन है, गम है, ये नाम है जनाबे नागेश्वर का। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ इस शेर के साथ कि खुलूस नजर करेंगे जो अख्तियार में है, चले भी आए कि हर शख्स इंतजार में है। आइए जनाबे नागेश्वर साहब माइक पर तालियों से कम इस्तकबाल करते रहिए। 1-2 घंटे की बात है, ये मुशायरा बहुत ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। ये नगर पालिका मऊ नाथ भंजन की जानिब से इस मुशायरा और कवि सम्मेलन का इनेकाद हुआ है। कीमती वक्त समझकर शोराए कराम कवि हजरात का इस्तकबाल करते रहिए। आपके शहर के मेहमान है, इनका इस्तकबाल कीजिए और इनसे इनका कलाम सुनिए। बहुत बहुत प्रणाम आप सबको, खुश रहिए। मैं धन्यवाद देता हूं। हाँ भाई, मैं स्वागत इस्तकबाल करता हूँ, मैं स्वागत इस्तकबाल करता हूँ नगर पालिका के ईओ साहब का कि वो यहाँ तशरीफ रखते हैं, पधारे हुए हैं। हम उनके आभारी हैं और उनका इस्तकबाल करते हुए मैं चाहता हूँ कि अगर वक्त हो उनके पास तो मंच पर आ जाएं, ताकि हमारे शोरा और कवि का हौसला बढ़ जाए और मुशायरे की डाइस की जीनत भी बढ़ जाए। उनका इस्तकबाल तालियों से कर लीजिए ईओ साहब का। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत प्रणाम आप सबका। आइए आइए आ जाइए। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय चेयरमैन साहब का, तैयब पालकी साहब का। स्वागत करता हूं भाई अबू अंसारी जी का, जिन्होंने मऊ पहुंचने से पहले से ही हम लोग को टेकअप किया और पूरे समय हम लोग के साथ लगे रहे। बहुत आनंद आया। भाई सालिम अंसारी जी का और आप सबका, और इस स्वनिधि दीपोत्सव महोत्सव में जुटे हुए जितने लोग हैं। मित्रों, संचालक जी ने कहा कि हम लोग को जाना है, ये सब कहना पड़ता है, इससे लगता है कि हम लोग बिजी कवि हैं बहुत। ये सब कह देने से जुगाड़ होता है कि हम बहुत व्यस्त कवि हैं। मित्रों, दरअसल जाना कहीं नहीं है। आप सबका इतना मोहब्बत मिल रहा है, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। चलिए ठीक है, आपने राज खोल दिया, अब ट्रेन सबकी छूट जाएगी, आप इत्मीनान। मित्रों, मैं नागेश सांडिल्य काशी की धरती से आया हूँ। मेरा नाम नागेश सांडिल्य है। कई लोग मुझे नागेश सैंडल कह देते हैं। संचालक जी ने हमारा नाम केवल नागेश्वर लिया और बहुत खूबसूरत संचालन कर रहे थे राजेश भैया। आपने बताया कि मैं यहाँ के कई सरकारी कार्यक्रमों का संचालन करता हूँ। उन्होंने मेरा नाम सीधे सीधे नागेश ही लिया, पचड़े में नहीं पड़े। कई लोग मुझे नागेश सैंडल कह देते हैं, कोई नागेश सांडियाल कह देता है। मैं काशी से आया हूँ, झूठ नहीं बोलता, आप सबकी कसम खाकर कह रहा हूँ। एक बार मैं आजमगढ़ में गया था एक कार्यक्रम में, वहाँ के आयोजक जोर जोर से चिल्ला रहे थे, बनारस से आए हुए नागेश सांडाल का मैं स्वागत करता हूँ। आनंद लीजिएगा। हास्य बैंक का कवि सम्मेलन अध्यक्ष साहब और ये मुशायरा जोर जोर से चिल्ला रहे थे, बनारस से आए हुए नागेश सांडाल का मैं स्वागत करता हूँ। उन्होंने 1 बार 2 बार 3 बार कहा। मैं गया, उनका चरण पकड़ लिया। हमने कहा आदरणीय, आप बहुत विद्वान हैं, आपने सांडाल कहा, भला मुझे चांडाल नहीं कहा। ऐसी ऐसी स्थितियां आ जाती। राजेश भाई को प्रणाम करता हूं। उन्होंने, असल में श्रीवास्तव बिरादरी पचड़े में पड़ती ही नहीं है। बहुत आनंद आया। मित्रों, आप सब अपना स्थान ले लें। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। बहुत चेयरमैन साहब खुद बैठे हुए हैं। मित्रों, मैं कह रहा था कि मैं काशी से आया हूँ, ये इसलिए कह रहा था कि मैं बताना चाहता हूँ कि मैं विद्वान आदमी हूँ। ये सब भी कहना पड़ता। आजकल आपके बारे में कोई कुछ बताता नहीं है, अपने बारे में खुद ही बताना पड़ता। कौन बताए, किसको फुर्सत है, सब अपनी डफली अपना राग बचा रहे। तो मैं स्वयं ही कहता हूं कि मैं विद्वान आदमी हूं, और थोड़ी देर में ये सिद्ध हो जाएगा मैं सही में विद्वान आदमी हूं। दरअसल मेरा परिचय ठीक से नहीं कराया गया।
मैं बेसिक शिक्षा विभाग में प्राइमरी स्कूल का प्रोफेसर हूँ। ये सब कहना पड़ता है। अच्छा, मैंने कहा कि मैं मिथ्या नहीं बोलूंगा, एकदम बोलता ही नहीं, 98% सच बोलता। चेयरमैन साहब ने कहा 2% कहाँ झूठ बोलते। हमने कहा 2% मोबाइल में बोलना पड़ता है। अभी घर से निकले कह दिया कि कैंट पहुंच चुके हैं, ये सब करना पड़ता। मैं कह रहा था मैं स्वयं को प्राइमरी स्कूल का प्रोफेसर कहता हूँ। अच्छा, इस मंडली में कोई हमारे बिरादरी का है क्या प्राइमरी स्कूल का अध्यापक? हाँ, पंक्तियां सुनिएगा, आपको विशेष रूप से प्रणाम करता हूँ। मैं कह रहा था एक पत्रकार मित्र ने पूछा, मैं दरअसल क्या है कि मैं प्राइमरी स्कूल का प्रोफेसर दूसरे कारणों से कहता हूँ। 7वें वेतन आयोग के बाद, 7वें वेतन आयोग के बाद अपनी स्थिति बहुत सुधरी है। पहले अखबारों में नहीं छपता था, आजकल अखबारों में बहुतायत से छपने लगा है। प्राइमरी स्कूल के अध्यापक के घर डकैती, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये अपना स्टेटस बढ़ रहा है। भैया सुनेंगे? हाँ सर सुनिएगा, ये अपना स्टेटस बढ़ रहा। अध्यापक तो हमारे बाप दादा भी थे, लेकिन क्या था उनके पास कि चोर डकैत जाते, वही पुराना झोला टूटी साइकिल। मैं कह रहा था एक पत्रकार मित्र ने पूछा, मीडिया बंधुओं को प्रणाम करता हूं, पंक्तियां रखता हूं, सुनिएगा। एक पत्रकार ने पूछा, शांडिल्य जी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के 5 फायदे बताइए। मैंने कहा कलम उठाइए, लिखते जाइए। नंबर 1, हमारा एक वक्त का खाना रोज बचता है, क्योंकि दोपहर का खाना स्कूल में ही पकता है। अच्छा, मिड डे मील के रजिस्टर में लिखा है चखने वाले का हस्ताक्षर। अपनी इसी बात की नौकरी है। मैंने जिस दिन मिड डे मील चख लिया, आप समझिए उस दिन की नौकरी पूरी। अच्छा, आप बताइए, सही बताइएगा, समर्थन करिएगा कि जिस देश में कभी कभी 40 रुपया किलो पालक मिलती हो, कभी कभी 200 रुपया किलो दाल मिलती हो, कौन बेवकूफ चक्कर छोड़ देगा? मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, ऐसा कतई नहीं करता। और अगर एक आदमी रोज बाहर खाना चखे या यूं कहिए कि भरपूर भखे, तो ये एक प्रकार का विशेष इनकम है। अच्छा, मैं वैसे भी झूठ नहीं बोलता। अपना ये शरीर अपने घर खाकर बना ही नहीं है, ये आप हमें देख के समझ सकते हैं। अच्छा, हम कहें अपने घर खाएं, दूसरे के घर खाने का इंटरनेशनल परमिट हासिल है। मैं ब्राह्मण घर में पैदा हुआ, काशी में रहता हूँ, अपने घर खाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो नंबर 1, हमारा एक वक्त का खाना रोज बचता है, क्योंकि दोपहर का खाना अब स्कूल में ही पकता है। और मित्रों, नंबर 2, बात पहुंचेगी तो आशीर्वाद दीजिएगा। प्राइमरी स्कूल के अध्यापक का सबसे बड़ा फायदा, मंच को प्रणाम करते हुए पंक्तियां समर्पित करता हूं। स्वागत हो, स्वागत भाई चेयरमैन साहब सुनिएगा कि नंबर 2, बात पहुंचेगी तो आशीर्वाद दीजिएगा कि नंबर 2, हम अपनी पूरी जिंदगी सुरक्षित गुजार सकते हैं, क्योंकि ये नन्हे मुन्ने बच्चे हमें कभी नहीं मार सकते हैं। आप बताइए, कभी आपने अखबार में पढ़ा कि प्राइमरी स्कूल के अध्यापक को बच्चे ने पीटा हो? घर वाले भले पीट सकते हैं, इंटर कॉलेजों, डिग्री कॉलेजों में बच्चे रोज हाथ साफ करते हैं, डंडा जी इंटर कॉलेज में पढ़ाते हैं, अपने संग ऐसी कोई घटना नहीं घटती, इसलिए हम लोग का बहुत बीमा उमा होता नहीं है। और नंबर 3, जनगणना, मतगणना, आर्थिक गणना, पशु गणना हमारा शाश्वत कर्म है। जैसे पढ़ाने के लिए पैदा ही नहीं हुए, कब पढ़ाएं? और विश्वास मानिए, अगर कोई व्यक्ति कंधे पर झोला लटकाए, आपका दरवाजा खटखटाए और दरवाजा खोलने पर कोई सरकारी कागज थमाए, बिना बताए आप जान जाएंगे प्राइमरी स्कूल का अध्यापक है। और नंबर 4, आपके इस पवित्र मंच से, स्वनिधि दीपोत्सव के इस मंच से, चेयरमैन साहब की गरिमा में उपस्थिति में पंक्तियां पढ़ता हूं अध्यापकों के सम्मान में कि नंबर 4, वैसे भी हमारा काम बहुत ही हाई क्लास है, टॉप है, क्योंकि हम जिन्हें पढ़ाते हैं वो आदमी का बाप है। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। मैंने कहा था मैं बहुत विद्वान आदमी हूँ। बीच बीच में अंग्रेजी बोलने से ये सिद्ध होता है। हिंदुस्तान में जब तक आप अंग्रेजी ना झाड़िए, कोई विद्वान मानता ही नहीं है। तो नंबर 3, नंबर 4, वैसे भी हमारा काम हाई क्लास है, टॉप है, क्योंकि हम जिन्हें पढ़ाते हैं वो आदमी का बाप है। और नंबर 5,
मित्रों, ग्रामीण क्षेत्रों में ये जुमला है, सर सुनेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में ये जुमला है कि प्राइमरी स्कूल के अध्यापक का बचपना नहीं जाता। आप कल्पना करें, अगर किसी व्यक्ति का बचपना न जाए तो वो कितना सुखी होगा, और कितने हम सौभाग्यशाली हैं कि हम बचपन के बीच में रहते हैं। तब पंक्तियां पढ़ता हूँ आपके इस पवित्र मंच से, माँ सरस्वती से 4 पंक्तियों में याचना करता हूँ कि माँ मुझे बस उम्र भर सच्चा बना देना, माँ मुझे बस उम्र भर सच्चा बना देना, ज्ञान से तुम भले ही कच्चा बना देना, और मैं रहूं निश्चल हमेशा द्वेष ईर्ष्या से रहित, हो सके तो फिर मुझे बच्चा बना देना, हो सके तो फिर मुझे बच्चा बना देना, हो सके तो फिर मुझे बच्चा बना देना। और तब पंक्तियां पढ़ता हूँ कि हम एक अर्थ में जीवन भर सच्चे रहते हैं, क्योंकि बच्चों के संग रह के हम भी बच्चे रहते हैं, क्योंकि बच्चों के संग रह के हम भी बच्चे रहते हैं। अच्छा लग रहा है तो एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मैं इस मंच का सबसे छोटा कवि हूँ। बहुत अच्छे जैसी तिवारी की बेगम साहिबा हैं, उनसे निवेदन है कि हिंदुस्तान की मानी जानी एक कवित्री, एक शायरा, जो आज की डाइस की एकलौती शायरा है, एकलौती कवित्री हैं, उनका माल्यार्पण कर लें, गुलपोशी कर लें। निवेदन है, वो आपकी मेहमान भी हैं और बहुत ही अच्छी कवित्री भी हैं, जो पूरे मजमे को बांधे रखती हैं। आइए एक सेकंड बस, एक तो पढ़ेंगे केवल, आइए। नहीं, सबका माल्यार्पण गुलपोशी हो गया, तो उनका न हो तो मैं समझता हूँ कि साहित्य के साथ नाइंसाफी है। नहीं, किसी के संग नाइंसाफी नहीं होगी। हाँ बिल्कुल। हाँ भाई, जेके साहब कैमरे दर सब करीब उरीब रखा कीजिए, बहुत दूर बनाते हैं। आइए, चांदनी शबनम का माल्यार्पण करते हुए कंचन तिवारी जी, मीना अग्रवाल जी, इस बीच में देवभास्कर तिवारी जी, ऋषिकेश पांडे जी, विनोद जी, सुधीर जी और यहाँ उपस्थित सभी माननीय सभासद, सभी का स्वागत करते हुए सीधे गैबी जी के पास मैं चल रहा हूँ। थैंक यू सो मच। आइए भाई, मैं माजरत के साथ क्षमा चाहते हुए थोड़ी देर के लिए आपको वक्फा दिया। श्रोता हैं आप हैं, दिल खोल के आप सुनाइए, ये श्रोता आपके हैं। नहीं, इसमें आपकी कोई गलती ही नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं प्राइमरी स्कूल का टीचर। ब्रह्मांड में जितने कठिन काम है वो सब हम लोग करते हैं, ये भी हमने आपका सहयोग किया इसमें। दरअसल हम लोग को ठीक से कोई चलने ही नहीं देता है। तो मित्रों, बहुत आनंद आ रहा था। एक बार जोरदार तालियों से आदेशित करें। मैं यहीं आगे से माहौल बना दीजिए। मैं काशी से हास्य बैंक का छोटा कवि आपके दरबार में उपस्थित हूँ। अच्छा, हास्य बैंक कहाँ नहीं है, आप किसी से परिचय करें। भैया राजेश जी बैठ जाए। आप काफी बेचैन दिखाई दे रहे, भटकती आत्मा की तरह लग रहे हैं। बैठ जाए। मैं कर, अच्छा आप ऐसे बैठ जाइए जैसे आप अब पैदा ही नहीं हुए, एकदम बैठ जाए। मैं कह रहा था कि मैं काशी से हास्य बैंक का छोटा कवि आप सबका आशीर्वाद लेने आया हूँ। हास्य बैंक कहाँ नहीं है, आप किसी से परिचय कराइए। ये मेरा भतीजा है, तुरंत लोग पूछते हैं सगा भतीजा है। आप किसी से परिचय कराइए, ये मेरा भांजा है, तत्काल लोग पूछते हैं सगा भांजा है। एक बार मैं अपनी पत्नी के संग जा रहा था। अच्छा, कितने लोग समझ रहे हैं? समझ में आवे तो ताली बजा सकते हैं, वाह। नहीं जब समझ में आवे तब बजा सकते हैं। वाह। एक बार हम शैलेंद्र भाई और पंकज भी थे, गोरखपुर के कवि सम्मेलन से हम लोग लौटे, स्टेशन पर बैठे हुए थे, कुछ लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, 3-4 लोग ताली बजाने लगे हमें देखकर। बोले सांडिली जी, रात में वो जो आपने पंक्तियां सुनाई थी बहुत अच्छी थी, हम लोग को अब समझ में आई है। मैं 15 दिन का टाइम देता, आपको जब समझ में आवे तब बजा सकते। हाँ, तो लोग पूछ देते हैं सगी पत्नी है क्या? अच्छा, अब आप कहेंगे सगी पत्नी क्या? अपने समाज में साली वाली जो होती है आधी घर वाली होती है, तो सगा भाई हो सकता है, तो सगी पत्नी भी तो हो सकती है। मैं एक कविता पढ़ता हूँ हास्य की, आप सब विद्वान लोग हैं, ये सब भी कहना पड़ता है। पति पत्नी के बीच में एक योजक चिन्ह होता है। मैं शिक्षक हूँ इसलिए व्याकरण की बात कर रहा, और इसलिए भी कर रहा हूँ ताकि आप जानें कि हम सही में विद्वान आदमी। पति पत्नी के बीच में एक योजक चिन्ह होता है, जिसे अंग्रेजी में हाइफन कहते हैं। क्या कहने?
उसको हटाकर मैंने ये कविता लिखी है। एक बार मैं लखनऊ जा रहा था, सामने के बर्थ पर एक स्त्री पुरुष बैठे हुए थे, दोनों में बहुत प्रेम था। कुछ भी बेचने आए, केला बेचने आए, बोले केला खाओगी? वो बोले आप खाएंगे तब खाएंगे। वो बोले तुम खाओगी तब खाएंगे। मूंगफली वाला है, बोले मूंगफली खाओगी? वो बोले आप खाएंगे तब खाएंगे। वो बोले तुम खाओगी तब खाएंगे। मुझसे नहीं रहा गया। हास्य व्यंग कवियों से अक्सर नहीं रहा जाता, मुझसे नहीं रहा गया। मैंने पूछा भाई साहब आप लोगों में बहुत प्रेम है, इतना प्रेम तो हमारी सगी पत्नी भी नहीं करती, आप लोगों के बीच रिश्ता क्या है? उसने जो जवाब दिया वो आपको कविता के अंत में प्राप्त होगा। सुनिए कि एक बार गाड़ी जब किसी स्टेशन पर थी खड़ी, अचानक मेरी नजर एक स्त्री पुरुष पर पड़ी। दोनों खुल्लम खुल्ला प्यार कर रहे थे, या यूं कहें अपने प्यार का सार्वजनिक इजहार कर रहे थे। तो यह देख मेरे मन में उठा बवाल। मैं पूछ बैठा उनसे ये सवाल, भाई साहब आप लोगों में बहुत प्रेम है, सहमति है, पर क्या सच में ये आपकी पत्नी और आप इनके पति हैं? वाह वाह वाह। 5 लोगों को समझ में आई है, पर क्या सच में ये आपकी पत्नी और आप इनके पति हैं? यह सुन वो झल्लाया, अत्यंत जोरों से चिल्लाया और बोला तुमसे मतलब? मैंने कहा मतलब तो कोई खास नहीं है, बस आपके पति पत्नी होने का विश्वास नहीं है। पति पत्नी और इतना प्यार हाँ बजा दीजिए। पति पत्नी और इतना प्यार, उसका खुला इजहार हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। अच्छा राजेश भैया आप बताइए, आप क्या अपनी सगी पत्नी से रिक्शे पर प्यार करेंगे? नहीं कर सकते, एकदम नहीं कर सकते, चाहे ई रिक्शा हो चाहे वो रिक्शा हो, एकदम नहीं कर सकते। चेयरमैन सारी चीजें बहुत अच्छे भाई नागेश्वर, क्या कहने। सारी चीजें आजकल ई और ऊ में चल रही है, जैसे ई लर्निंग ऊ लर्निंग, ई पाठशाला ऊ पाठशाला। एक आदमी ने हमसे पूछा कि आप ई ब्राह्मण हैं कि ऊ ब्राह्मण हैं? अब बहुत संकट है। तो मैं क्या कह रहा था, पति पत्नी और खुला इजहार हो ही नहीं, पति पत्नी और इतना प्यार, उसका खुला इजहार हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। वो बोला अरे यार इतनी सी बात के लिए करते हो माथा पच्ची, बात बिल्कुल साफ है और सच्ची। और उसने जो जवाब दिया, अगर वो आप तक पहुंच जाएगा, मंच से भी आशीर्वाद मांगता हूं, अगर वो आप तक पहुंच जाएगा तो आशीर्वाद दीजिएगा। एक नन्हा सा हस्ताक्षर आपके सामने खड़ा है कि अरे यार इतनी सी बात के लिए करते हो माथा पच्ची, बात बिल्कुल साफ है और सच्ची। हम दोनों पति पत्नी हैं सही, पर एक दूसरे के नहीं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई। हम दोनों पति पत्नी हैं सही, पर एक दूसरे के नहीं। और आखिरी लाइन संभालिएगा कि हम पति पत्नी हैं सही, पर एक दूसरे के नहीं। हम तो पार्ट टाइम के लिए ही मेड फॉर ईच अदर हैं, वरना मैं किसी और का फादर हूँ और ये किसी और की मदर है, ये किसी और की मदर है। तब आप अखबारों में पढ़ते हैं 2 बच्चों की माँ 2 बच्चों के पिता के संग फुर। अच्छा इधर के अखबारों में छपता है कि नहीं? कितने चरित्रवान लोग हैं। आप सबको प्रणाम करता हूँ। आखिरी एक छोटी सी रचना पढ़ता हूँ। बिल्कुल स्वागत। अच्छा मित्रों, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, एक बार जोरदार तालियों से आदेशित करें। मैं शिक्षक हूँ, 12 पंक्तियों की एक व्यंग रचना पढ़ता हूँ। 12 पंक्तियों की एक व्यंग रचना पढ़ता हूँ। सर सुनिएगा, बच्चों के ऊपर कितना बोझ है, चिंतन करिएगा, कविता के साथ यात्रा कीजिएगा। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र का विद्यार्थी हूँ और समाज शास्त्रीय कविताएं पढ़ता। आप कल्पना करें बच्चों के ऊपर कितना बोझ है। छोटा बच्चा बोलना शुरू करता है, आप पूछना शुरू करते हैं बेटा क्या बनोगे? बच्चा कंफ्यूज है। हम में से अधिकांश लोग अब चाहते हैं कि इंटरमीडिएट तक जाते जाते हमारा बच्चा एटीएम मशीन बन जाए। हम में से बहुत कम लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक नैतिक इंसान बने। तब 12 पंक्तियों की ये व्यंग रचना पढ़ता हूँ। एक दिन मैंने देखा मेरा 8 साल का बच्चा 25 किलो का बस्ता लेकर घर लौट रहा है, टेढ़ा होकर घर आ रहा है। तब वहां से मैंने ये पंक्तियां लिखी हैं मित्रों, आप सबके चरणों में रखता हूँ। सुनिएगा कि भारी भरकम बस्ता
कविता सुनने के पहले एक चिंतन करिएगा कि छात्रों के ऊपर कितना दबाव है। बच्चे जब कोटा में आत्महत्या करते हैं तब ऐसी पंक्तियां लिखने का मन करता है। हमने प्रयास किया है कि भारी भरकम बस्ता कंधे पर लादे, भारी भरकम बस्ता कंधे पर लादे, स्कूल से लौटे थके मांदे एक बच्चे से मैंने पूछा, बेटा किस कक्षा के विद्यार्थी हो? उसने कहा विद्यार्थी नहीं, स्टूडेंट हो। राजेश भैया, हिंदी दिवस के करोड़ों रुपए के कार्यक्रमों पर बच्चे ने तमाचा मारा और कहा विद्यार्थी नहीं, स्टूडेंट हूँ, अपने पेरेंट्स का ओबीडिएंट हूँ, उनके सपनों को पूरा करने के लिए ये भारी भरकम बोझ अपने कंधों पर ढोता हूँ, पर उन्हें नहीं पता भीतर ही भीतर बहुत रोता हूँ। बच्चे का दर्द, बहुत अच्छे भाई, क्या तंज है, क्या उनके सपनों को पूरा करने के लिए ये भारी भरकम बोझ अपने कंधों पर ढोता हूँ, पर उन्हें नहीं पता भीतर ही भीतर बहुत रोता हूँ। आपको पता है ये बस्ता इतना क्यों भारी है? क्योंकि इसमें किताबें नहीं, सपनों की पूरी अलमारी है। ये देखिए इसमें रखा है दादी का इंस्पेक्टर, दादा का कलेक्टर, मम्मी का इंजीनियर, पापा का डॉक्टर, दीदी का मैनेजर, भैया का डायरेक्टर। देखा आपने हर किसी ने अपने लिए कोई न कोई सपना पाल रखा है और उस सपने का बोझ मेरे नाजुक कंधों पर डाल रखा है। और आखिरी बात भाई नागेश्वर संडेल, आखिरी बात जो बच्चा कहता है वो बात आप तक पहुंच जाएगी, तो आप सब अभिभावक हैं, आशीर्वाद दीजिएगा कि देखा आपने हर किसी ने अपने लिए कोई न कोई सपना पाल रखा है और उस सपने का बोझ मेरे नाजुक कंधों पर डाल रखा है, और उन सपनों के बोझ से ही ये बस्ता इतना भारी हो गया है और इसी में कहीं छुपा कर रखा था मैंने अपना बचपन, जो अब शायद कहीं खो गया है। बहुत अच्छे भाई, बहुत उम्दा और गंभीर बातों को इन्होंने कविता, वाह वाह, बहुत शुक्रिया जनाबे नागेश्वर संडेल साहिब। ये इनको अपना तखल्लुस बदल लेना चाहिए, वरना सिर्फ लोग नागेश्वर ही कहेंगे, अपना दामन छोड़ा लेंगे। इतना टफ तखल्लुस है इनका कि अगर किसी की जबान लुकनत खा जाए तो एक लड़की के फसाने को फसाना कह दे तो बेचारा गली में पिट जाएगा। आइए दोस्तों, वाकई बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी गुफ्तगू उन्होंने अपने हंसने और मुस्कुराने वाली कविता में पेश की। मुझे याद आ रहा था कि सुनहरे ख्वाब सब नीलाम, हमारे मुल्क की ये तस्वीर है और ये सच्ची तस्वीर है जो रफ्ता रफ्ता अच्छी हो रही है कि सुनहरे ख्वाब सब नीलाम करने जा रहा है, वो सुबह जिंदगी की शाम करने जा रहा है। सुनहरे ख्वाब सब नीलाम करने जा रहा है, वो सुबह जिंदगी की शाम करने जा रहा है। जो बच्चा इन दिनों स्कूल जाना चाहिए था वो बच्चा 10 बरस का काम करने जा रहा है। हमारे मुल्क की गुर्बत की सच्ची तस्वीर जनाब नागेश्वर ने अपनी हंसने और मुस्कुराने वाली कविता में पेश की। आपने मुस्कुराया भी, और अगर तन्हाई में सोचेंगे तो आपकी आंख से आंसू भी टपक जाएंगे। इसीलिए कविता हो या शायरी, उर्दू हो या हिंदी, सब में सच बात कही जाती है। दुनिया में टीचर बदलता है, ग्रामर कभी नहीं बदलता। 2 2 4 होता है, 2 2 4 होता है, अरबी में इतने अरबा होता है, लेकिन जबानें बदल जाती हैं, सोच नहीं बदलती, तालीम नहीं बदलती। जो बात कवि कहता है वही बात शायर कहता है, सिर्फ जबानों का फर्क है, बाकी हम सब एक हैं, एक थे, एक रहेंगे। हिंदुस्तान इसी तरह से जिंदाबाद रहेगा। मैं तमाम कवियों और शायरों का शुक्रिया अदा करता हूं कि बड़ी ईमानदारी के साथ वो आज कविता पेश कर रहे हैं। सदारत बड़ी खूबसूरत है। आली मर्तबतुल मुकाम जनाब तैयब पालकी साहब जो चेयरमैन हैं, इनके चेहरे पे जो चमक है, इनके नकुशे कदम में जो नूर है, उसे देखते हुए लगता है कि ये मुस्तकबिल में और भी शहर को रोशनदार बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ताकि हिंदुस्तान में जिला मऊनाथ भंजन का नाम रोशन हो और दुनिया भर में यहाँ लोग आए और इस शहर को देखें। ये इनकी कोशिश है, ये इनका अज़्म है, ये इनका हौसला है। मैं इनके अज़्म और हौसले को प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ और दुआएं चाहते हुए इसी मुशायरे और कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाता हूँ।